हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद यूट्यूब पर। दोस्तों, संविधान की प्रैक्टिस सेट सीरीज़ हम चला रहे थे और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए चलाई जा रही है। आज का पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार कैसी परिस्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 358 क्या कहता है? अनुच्छेद 358 कहता है, यदि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति बन जाती है। और अगर हम स्थिति की बात करें, या तो युद्ध की स्थिति हो या फिर बाह्य आक्रमण की स्थिति, अगर ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। स्वतः निलंबित हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 358 ये कहता है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है और युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में, तो ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 की बात करें तो 359 के तहत राष्ट्रपति के पास अधिकार है, राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी करेगा और उस उद्घोषणा के माध्यम से सभी या कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, यानी अनुच्छेद 358 ये कहता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा, उसको राष्ट्रपति को निलंबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आर्टिकल 359 की बात करते हैं तो 359 कहता है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगता है या किसी और कारण से लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी करके सभी या कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। तो यही पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो कैसी परिस्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? आपातकाल स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार क्या हैं? मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक कर रखा है। ये जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, यह प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार है, ये न्याय योग्य है, जस्टिसेबल है, राज्य के विरुद्ध है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध है। मौलिक अधिकार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकृति के होते हैं। यानी अगर हम मौलिक अधिकारों की प्रकृति की बात करें, इनके नेचर की बात करें, तो ये नकारात्मक भी होते हैं और सकारात्मक भी होते हैं। न्यायालय इनको लागू करने की गारंटी लेता है, यानी न्यायालय
किसकी गारंटी लेता है? न्यायालय मौलिक अधिकारों की गारंटी लेता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने की गारंटी किसके पास है? गारंटी न्यायालय के पास है। तो न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे अधिकार हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकार को लागू कराएगा, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के पास ऐसे अधिकार है कि हाई कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों को लागू कराएगा। तो पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार क्या हैं? लचीले हैं, वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, या फिर क्या है, कठोर है। तो मौलिक अधिकार कैसे हैं? वाद योग्य हैं, जस्टिसेबल है, न्याय योग्य हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। और ये जो कोर्ट है, ये जो न्यायालय है, रिट के माध्यम से आपके अधिकारों को बनाए रखेगा। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है? दोस्तों, मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में कर रखा है। और कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान कर रखा है। मूल संविधान की अगर हम बात करें तो मूल संविधान में ये जो मौलिक अधिकार थे, 7 प्रकार के थे। 7 प्रकार के थे। लेकिन अगर हम वर्तमान संविधान की बात करें तो वर्तमान संविधान में ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कितने हैं? 6 प्रकार के थे है। दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में, और इसके माध्यम से संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार था, इसको 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया था। वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो हमारे 6 मौलिक कर्तव्य हैं। समानता का अधिकार है, और ये जो समानता का अधिकार है, इसका प्रावधान कौन सा है? समानता का अधिकार है, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, और इसका प्रावधान 19 से 22 तक कर रखा है। इसके बाद तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका प्रावधान कहाँ से कहाँ तक कर रखा है? अनुच्छेद 23 और 24 में इसका प्रावधान कर रखा है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका प्रावधान कहाँ से कहाँ तक कर रखा है? इसका प्रावधान 25 से 28 तक कर रखा है। और पांचवा है शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार। शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। जबकि छठा जो मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद
32 में कर रखा है। यानी अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति का जो अधिकार था उसको विधिक अधिकार बना दिया गया था। लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान समय में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार, और छठा है हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 13 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 13 में क्या प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। विधि की परिभाषा कहाँ दे रखी है? विधि की परिभाषा अनुच्छेद 13 में दे रखी है और ये कहा गया है कि ये जो विधि है यदि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका के पास ऐसे अधिकार हैं कि न्यायपालिका इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। यानी अनुच्छेद 13 ये कहता है कि अगर संसद कोई विधि बनाती है और वो विधि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे अधिकार हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा करेगा। और अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यह हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो ऐसी विधि को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर सकता है, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करें तो इसमें समानता की बात की गई है, इसमें विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, विधि के समक्ष समानता की बात की गई है और किसकी बात की गई है? किसकी बात की गई है? अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करें तो इसमें समानता की बात की गई है, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है। ये जो विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटेन का विचार है दोस्तों और इसमें यह कहा गया है कि विधि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। जबकि विधियों के समान संरक्षण की बात करती हैं तो ये जो विचारधारा है ये अमेरिका के संविधान से भारत में ली गई है। इसमें यह कहा गया है कि अगर परिस्थितियां समान होंगी तो सभी के साथ कानून को समान रूप से लागू किया जाएगा। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 15 में सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव का निषेध किया गया है। किस पर? सार्वजनिक स्थलों पर। अनुच्छेद 16 की बात करें तो इसमें अवसर की समानता की बात की गई है। किसकी बात की गई है? अवसर की समानता की बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 16 में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में किन के अंतर्गत दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 14 की अगर हम बात करते हैं तो 14 में समानता के अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 15 में भी समानता के अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 16 यानी कि अगर हम समानता के अधिकार की बात करते हैं तो समानता का जो अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद यानी कि बी, सी और डी। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, सी और डी। ये क्या है? तीनों क्या है इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है समानता का अधिकार, और समानता का जो अधिकार है दोस्तों उसका प्रावधान कहां से कहां तक कर रखा है? 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई है। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 यानी बी, सी, डी तीनों में क्या है? समानता के अधिकार की बात की गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सी, डी तीनों इसका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी को संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई, यानी किसके पास ऐसे अधिकार हैं कि वह मौलिक अधिकारों को लागू कर सकता है। दोस्तों भारत के सभी न्यायालयों के पास ऐसे अधिकार नहीं है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू कराए। संसद की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 में यह कहा गया है कि संसद जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और किससे मिलकर बनी है? राज्यसभा से मिलकर बनी है। राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किसकी बात की गई है? राष्ट्रपति की बात की गई है और यह भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसी को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की अगर हम बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों हमारे मौलिक अधिकारों को लागू करने की गारंटी किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसे अधिकार हैं कि सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों को लागू कराएगा, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के पास ऐसे अधिकार है कि हाई कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों को लागू कराएगा। तो निम्नलिखित में से किसी को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की अगर हम बात करते हैं। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें, मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। और ये जो भाग 3 है इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मूल संविधान की अगर हम बात करें तो मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 में और संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया था। वर्तमान समय में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किसकी बात की गई है? मौलिक अधिकारों की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग की अगर हम बात करते हैं तो चुनाव आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 15 में किया गया है। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग की बात की गई है। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की बात की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 की बात करते हैं तो 11 में कहा गया है कि नागरिकता के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। तो नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। संसद के पास ऐसे अधिकार है कि संसद नागरिकता के सभी विषयों पर कानून बनाती है। संसद की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद की बात की गई है और ये कहा गया है कि ये जो संसद है ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संसद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 11 कहता है कि
नागरिकता के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद के पास है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान के अगर हम नागरिकता की बात करें तो नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और भारत में ये जो नागरिकता का प्रावधान है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया, सिंगल सिटीजनशिप की बात की गई है। तो कैसी नागरिकता है भारत में? एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं किया गया है, बल्कि कहाँ पर किया गया है? अमेरिका में किया गया है। अमेरिका में राज्यों की अलग नागरिकता होती है और केंद्र की अलग नागरिकता होती है। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ पर किया गया है? भारत में किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। हमारे यहाँ पर राज्यों की कोई नागरिकता नहीं होती, बल्कि केंद्र की नागरिकता होती है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 नागरिकता के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को देता है। और संसद ने इस आर्टिकल का प्रयोग करके एक कानून बनाया जिसको हम नागरिकता अधिनियम 1955 के नाम से जानते हैं। और ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें संविधान लागू होने के बाद किस तरह से नागरिकता प्रदान की जाएगी और किस तरह से नागरिकता की समाप्ति की जाएगी उसका प्रावधान कर रखा है। यानी जब संविधान लागू हो रहा था उस समय किस तरह से नागरिकता दी जा रही थी उसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक उसका प्रावधान कर रखा है कि कौन व्यक्ति संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता भारत का नागरिक होगा और कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। लेकिन संविधान लागू होने के बाद किस तरह से नागरिकता दी जाएगी, किस तरह से उसकी नागरिकता समाप्त की जाएगी, उसका प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 में कर रखा है। और ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें नागरिकता प्राप्ति के 5 आधारों का उल्लेख कर रखा है, जबकि नागरिकता समाप्ति के 3 आधारों का उल्लेख कर रखा है। यानी अगर हम नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करें तो इसमें प्राप्ति की बात की गई है और कितने आधारों का उल्लेख कर रखा है? 5 आधारों का उल्लेख कर रखा है नागरिकता की प्राप्ति के। दोस्तों, जन्म के द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है और दूसरा है वंश के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तीसरा, पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है और चौथा है देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है और पांचवा है विलय द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है। यानी किसी व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक होगा, या कोई भारत का नागरिक है दोस्तों, किसी के माता पिता भारत के नागरिक हैं और उनसे किसी बच्चे का जन्म हो जाता है बाहर जाकर, तो फिर क्या है, वो बच्चा भी भारत का नागरिक होगा। कोई भारतीय मूल का नागरिक है, अगर न्यूनतम 7 वर्षों तक भारत में रहता है तो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान कर सकता है। देशीयकरण की बात की गई है यहाँ पर, अगर कोई विदेशी नागरिक यानी जिस देश में भारत के नागरिक को नागरिकता प्रदान की जा सकती है, अगर उस देश का नागरिक न्यूनतम 12 वर्षों तक भारत में निवास करता है तो देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है। विलय के द्वारा नागरिकता, यदि किसी विदेशी भूभाग का भारत में विलय हो जाता है तो उसके सभी नागरिक भारत के नागरिक माने जाएंगे। ये तो प्राप्ति की बात की गई है। और समाप्ति के कितने आधारों का उल्लेख किया गया है? समाप्ति के 3 आधारों का उल्लेख किया गया है। परित्याग की बात की गई है, स्वयं परित्याग कर सकता है भारत की नागरिकता को। बर्खास्त की बात की गई है, यदि दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता से बर्खास्त किया जा सकता है। वंचित की बात की गई है, अगर कोई
इलीगल तरीके से भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता से उसे वंचित किया जा सकता है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने पड़ेंगे? तो कम से कम 7 वर्ष उसको भारत में रहना पड़ेगा भारतीय मूल के नागरिक को, तभी क्या है वो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान कर सकता है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता को प्राप्त करने के 5 आधारों का उल्लेख कर रखा है। कौन कौन से आधारों का उल्लेख कर रखा है? जन्म के द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है, देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है और किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है। लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करने से भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। तो ये क्या है? इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय बैंक में धन जमा करने से भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती। अगला क्वेश्चन है, किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? यानी किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया था? भारत की अगर हम बात करें तो एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है। कनाडा ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ भी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर राज्यों की अलग नागरिकता होती है और संघ की अलग नागरिकता होती है। तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ पर किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों बने रहिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में।